हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को एमकॉम सेम 4 का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें मैं आज आप लोगों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वाइज हम लोग लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यूनिट में से टोटल मैंने 5, सेकेंड यूनिट जो आपका है उसमें से 5, और उसके बाद जो थर्ड यूनिट है उसमें से 4, और यूनिट नंबर 4 जो है इसमें टोटल 4 लिए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 18 मैंने क्वेश्चंस लिए हैं मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ બેનિફિટ્સ। એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિનો અર્થ આપી તેના લક્ષણો અને ફાયદાઓ સમજાવો। उसके बाद सेकंड नंबर का है यहाँ पे, गिव द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड एक्सप्लेन इट्स हर्डल्स एंड एडवांटेजेस। ठीक है, એટલે કે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીનો અર્થ આપી તેના અવરોધો અને ફાયદાઓ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का है, स्टेट द रिस्पोन्सिबल કોઝિસ ફોર ધ મલ્ટીનેશનલ્સ કંપની, એટલે કે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીના કારણો સમજાવો। उसके बाद फोर्थ नंबर का है यहाँ पे, एक्सप्लेन ધ નીડ્સ ઓફ इंटरनेशनल अकाउंटिंग, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિની જરૂરિયાત સમજાવો। उसके बाद आगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर का है, explain the factors responsible of multinational company and MNC impact on international accounting, એટલે કે બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓ માટે જવાબદાર પરિબળો અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી પદ્ધતિ પર બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓની અસર જણાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड बेसिक अजम्पशंस ऑफ IFRS, એટલે કે IFRSના हेतुओं, कार्यक्षेत्र અને પાયાની ધારણાઓ સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7th नंबर का है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन GAAP एंड IFRS। ठीक है, એટલે કે નાણાકીય પત્રકોના ઉપયોગકર્તાઓમાં GAAP અને IFRS વચ્ચેનો તફાવત સમજાવવાનો છે। उसके बाद 8 नंबर का है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड IAS, એટલે કે IFRS અને IAS वच्चेनो तफावत समझावानुं छे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9th नंबर का है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, એટલે કે નાણાકીય પત્રકોનો અર્થ અને તેના ઉપયોગકર્તાઓ વર્ણવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10th नंबर का है, एक्सप्लेन द complexation in translations, reporting and applicability of IFRS in India, એટલે કે અહેવાલના રૂપાંતરમાં રહેલી જટિલતાઓ અને ભારતમાં IFRSની સુયોગ્યતા સમજાવો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे 11th नंबर का है, एक्सप्लेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, એટલે કે વિદેશી વ્યવહારો અંગેના નાણાકીય પત્રકોને વિસ્તારથી સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 12th नंबर का है, एक्सप्लेन द different approaches of accounting in foreign currency transactions। ठीक है, એટલે કે વિદેશી ચલણને રૂપાંતર કરવા અંગેની હિસાબી પદ્ધતિ અંગેની જુદા જુદા ખ્યાલો સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे आगे 13 नंबर का है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, એટલે કે વિનિમય દરના વિવિધ પ્રકારોની વિગતે ચર્ચા કરો। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे 14 नंबर का है, राइट शॉर्ट नोट ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, એટલે કે હિસાબી ધોરણ 11 પર ટૂંક નોંધ લખો। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर का है, एक्सप्लेन द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स एंड नेचर्स ऑफ बिजनेस કોમ્બિનેશન્સ। ठीक है, એટલે કે ધંધાકીય જોડાણનો અર્થ, हेतुओं, प्रकारों અને स्वरूप समझाओ। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर का है, डिस्क्राइब द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नीड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग चेन्जीस इन प्राइस लेवल, એટલે કે ભાવ સપાટીમાં ફેરફારના હિસાબોના अर्थ, उद्देश्यों, જરૂરિયાત અને मर्यादाओं वर्णवो। उसके बाद 17 नंबर का है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेस मेथड, એટલે કે હિતોના જોડાણની પદ્ધતિ અને ખરીદ પદ્ધતિ વચ્ચેના તફાવતના મુદ્દાઓ સમજાવો। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर का है, डिस्कस द इम्पेक्ट ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ प्राइस लेवल चेंज इन अकाउंटिंग, એટલે કે ભાવ સપાટીમાં ફેરફારની मुजब हिसाबों में असर आपवानी विविध पद्धतियों की चर्चा करो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।